नेहरू की दूरदर्शिता थी और राधा कृष्ण ने इसे सही साबित किया। राधा कृष्णन एक गैर पारंपरिक राजनयिक थे। वे प्रोटोकॉल की ज्यादा परवाह नहीं करते थे और अक्सर अपने शयन कक्ष में ही साथी राजदूतों से मिलते थे, जहां वे बिस्तर पर बैठकर पढ़ते और लिखते रहते थे। मॉस्को पहुंचने के बाद लगभग 6 महीने तक स्टालिन ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया, लेकिन सोवियत अधिकारी जो दार्शनिकों का बहुत सम्मान करते थे, वो लोग राधा कृष्ण के व्यक्तित्व से प्रभावित थे। आखिरकार 14 जनवरी 1950 को उनकी मुलाकात तय हुई। स्टालिन, जो आम तौर पर आधी रात को राजनयिकों से मिलता था, उसने राधा कृष्ण के जल्दी सोने की आदत का सम्मान करते हुए बैठक रात 9 बजे रखी। बैठक में राधा कृष्ण ने बिना किसी झिझक के स्टालिन से पूछा, आपसे मिलना इतना मुश्किल क्यों है? इस सीधी बात से दोनों के बीच की औपचारिकताएं पिघल गईं। उन्होंने भारत की नई गणतंत्र स्थिति, उसकी स्वतंत्र सेना और भूमि सुधारों जैसे गंभीर विषयों पर चर्चा की। लेकिन सबसे यादगार मुलाकात 1952 में उनकी विदाई के समय हुई। इस समय स्टालिन वो नाम था जिसके सामने बद्धे बद्धे जनरल कांपते थे, जिसकी एक नजर से लाखों लोगों की किस्मत का फैसला हो जाता था। लेकिन राधा कृष्णन के चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था। उन्होंने आगे भागकर स्टालिन के हाथ अपने हाथों में लिए, उसकी आंखों में सीधे देखा और एक कहानी सुनानी शुरू की। उन्होंने कहा, कॉमरेड स्टालिन, क्या आप जानते हैं, भारत में एक महान सम्राट हुआ करता था, अशोक। एक खूनी युद्ध के बाद जब उसने लाशों के ढेर देखे तो उसका दिल बदल गया। उसने अपनी तलवार फेंक दी और शांति और इंसानियत का रास्ता अपना लिया। राधा कृष्णन एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोले, अब ये तो भगवान ही जानता है कि आपका क्या होगा। ये शब्द नहीं, एक आईना था जो एक दार्शनिक ने एक तानाशाह को दिखा दिया था। स्टालिन, जो किसी के सामने झुकता नहीं था, उस पल निशब्द हो गया। कुछ किस्सों के मुताबिक राधा कृष्ण ने एक पिता की तरह स्टालिन के गाल पर थपकी दी और उसके बालों को सहलाया। ये एक ऐसा व्यवहार था जिसकी स्टालिन ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कांपती हुई आवाज में स्टालिन ने जवाब दिया, आप पहले इंसान हैं जिसने मेरे साथ एक इंसान जैसा बर्ताव किया है। बाकी दुनिया तो मुझे एक राक्षस समझती है। उसने राधा कृष्ण से कहा, मैं दुखी हूँ कि आप जा रहे हैं। मैं अब ज्यादा दिन नहीं जीऊंगा। और सचमुच इसके कुछ ही महीनों बाद स्टालिन की मौत हो गई। इसी मानवीय दृष्टिकोण का इस्तेमाल करके उन्होंने कश्मीर मुद्दे पर भारत के लिए महत्वपूर्ण सोवियत समर्थन हासिल किया। इसी दौरान उन्होंने इंडो सोवियत कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम स्टार्ट किए। रूसी विश्वविद्यालयों में भारतीय दर्शन के कोर्स शुरू हुए और भारत में रूसी साहित्य के कोर्स शुरू हुए। 1952 में जब संविधान लागू हुआ और भारत की राजनीतिक व्यवस्था स्थापित हुई, तब राधा कृष्णन को भारत का पहला उपराष्ट्रपति बनाया गया। यह संवैधानिक पद था, लेकिन राधा कृष्ण ने इसे सिर्फ औपचारिक नहीं रखा। उपराष्ट्रपति के रूप में वो राज्यसभा के सभापति थे। संसद में उनका आचरण इतना गरिमामय था कि विपक्षी दल भी उनकी इज्जत करते थे। वो कभी पक्षपाती राजनीति में शामिल नहीं हुए। नेहरू और राधा कृष्ण के बीच बेहतरीन कामकाजी रिश्ता था। दोनों बुद्धिजीवी थे और दोनों भारत के दृष्टिकोण को लेकर स्पष्ट थे। विदेश नीति के फैसलों में नेहरू हमेशा राधा कृष्णन की सलाह लेते थे। उपराष्ट्रपति के 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने संवैधानिक परंपराएं स्थापित की जो एज भी फॉलो होते हैं। इनसे जुड़े एक बहुत रोचक बात है। हुआ ये था कि 1957 में जब वे भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में चीन गए, तो उन्होंने चीनी नेता माओ त्से तुंग से हाथ मिलाने के बाद उनके गाल पर थपथपाया। माओ हैरान रह गए, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कह पाते, राधा कृष्णन ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर चेयरमैन, घबराइए मत, मैंने स्टालिन और पोप के साथ भी ऐसा ही किया है। ये घटनाएं दिखाती हैं कि राधा कृष्ण ने शक्ति को कैसे पुनर्परिभाषित किया। उन्होंने साबित किया कि असली प्रभाव सैन्य या आर्थिक ताकत से नहीं, बल्कि नैतिक और बौद्धिक अधिकार से आता है। उन्होंने स्टालिन और माओ जैसे नेताओं को, जो केवल बल की भाषा समझते थे, कुछ पलों के लिए ही सही इंसानियत की भाषा में बात करने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने दिखाया कि एक दार्शनिक का ज्ञान एक शक्तिशाली भू राजनीतिक हथियार हो सकता है। 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद राधा कृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति बन गए। उनका इलेक्शन यूनानिमस था, कोई ऑपोजिशन नहीं था। ये दिखाता था कि प्योर पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में उनकी रिस्पेक्ट थी। लेकिन उनका राष्ट्रपति कार्यकाल भारत के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण समयों में से एक था। देश को 2 बड्ढेरे युद्धों का सामना करना पड़ा, 1962 में चीन के साथ और 1965 में पाकिस्तान के साथ। इन संकटों के समय राष्ट्रपति राधा कृष्णन राष्ट्र के लिए एक शांत, स्थिर और प्रेरणादायक आवाज बनकर उभरे। 1962 के चीन भारत युद्ध में भारत की हार ने देश को झकझोर कर रख दिया था। उस निराशा के क्षण में राधा कृष्ण ने राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने भारत की सैन्य कमजोरियों को स्वीकार किया,
लेकिन युद्ध को केवल एक क्षेत्रीय विवाद के बजाय एक वैचारिक संघर्ष के रूप में प्रस्तुत किया। यह 1965 में जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया तो राष्ट्रपति के रूप में उनके भाषण ऐतिहासिक थे। 11 सितंबर 1965 को राष्ट्र के नाम अपने प्रसारण में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, आज हम किसी जमीन के टुकड़े के लिए नहीं बल्कि मौलिक सिद्धांतों के लिए लड़ ही रहे हैं। उन्होंने भारत के धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की तुलना पाकिस्तान की सैन्य तानाशाही और एक धर्मतांत्रिक राज्य से की। युद्ध के बीच में भी उनका ध्यान सार्वभौमिक मूल्यों पर था। उन्होंने युद्ध को केवल राष्ट्रवाद के चश्मे से नहीं देखा बल्कि इसे स्वतंत्रता और लोकतंत्र के सिद्धांतों की रक्षा के रूप में प्रस्तुत किया। यह उनके दार्शनिक दृष्टिकोण का प्रमाण था। एक सामान्य युद्धकालीन नेता राष्ट्रवाद को भद्दकाता है और दुश्मन को अमानवीय बताता है, लेकिन राधा कृष्ण ने भारत की रक्षा करते हुए भी हमेशा एक बद्धी तस्वीर पेश की। उन्होंने राष्ट्रवाद को सर्वोच्च आदर्श नहीं माना बल्कि वर्ल्ड कम्युनिटी की बात की। उन्होंने दिखाया कि एक दार्शनिक का दृष्टिकोण संकट में एक बोझ नहीं बल्कि एक गहरा संबल होता है। यह राष्ट्रीय संघर्ष को एक नैतिक दिशा देता है और उसे अंधी नफरत में बदलने से रोकता है। जब राधा कृष्णन राष्ट्रपति बने थे तब उनके छात्रों और प्रशंसकों ने उनका 70वां जन्मदिन मनाना चाहा, लेकिन उन्होंने कहा, अगर आप सच में मेरी इज्जत करते हैं तो मेरे जन्मदिन को टीचर्स डे के रूप में मनाइए। तब 5 सितंबर 1962 से भारत में पहला टीचर्स डे मनाया गया। यह परंपरा अभी तक जारी है। हर साल इस दिन शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है और राधा कृष्ण के योगदानों को याद किया जाता है। उनका दर्शन था कि शिक्षक सिर्फ जानकारी स्थानांतरित नहीं करता बल्कि चरित्र निर्माण करता है। शिक्षक राष्ट्र निर्माता हैं, यह उनका मशहूर कथन है। टीचर्स डे की शुरुआत उनकी सबसे बड़ी विरासत है। आज पूरे भारत में 5 सितंबर को शिक्षकों की इज्जत की जाती है और शिक्षा के महत्व को मनाया जाता है। जब तक वे प्रेसिडेंट बने रहे तब तक राष्ट्रपति भवन में उनका आचरण इतना सरल था कि कर्मचारी उनसे बहुत प्रभावित रहते थे। वो फॉर्मेलिटीज मिनिमाइज करते थे और बुद्धिजीवियों, कलाकारों, वैज्ञानिकों के साथ नियमित बातचीत रखते थे। फिर 13 मई 1967 को डॉक्टर राधा कृष्णन ने राष्ट्रपति का पद छोड़ा और सार्वजनिक जीवन से सेवानिवृत्त हो गए। वे मद्रास में अपने घर गिरिजा में रहने चले गए, जिसे उन्होंने खुद डिजाइन किया था। उनके बेटे और इतिहासकार गोपाल ने लिखा है कि सार्वजनिक जीवन की हलचल के बाद यह एकांत उनके लिए आसान नहीं था। उन्हें सार्वजनिक जीवन के नशे की कमी महसूस होती थी और भविष्य आनंदहीन लगता था। जीवन के अंतिम वर्ष उनके लिए बहुत कष्टकारी रहे। 20वीं सदी के सबसे प्रखर मस्तिष्कों में से एक, वह व्यक्ति जिसकी बुद्धि का लोहा पूरी दुनिया मानती थी, धीरे धीरे अपनी मानसिक क्षमताओं को खोने लगा। उन्हें एक स्ट्रोक का सामना करना पड़ा और वे लगभग 7 साल तक बीमार रहे। यह एक मार्मिक और दुखद विडंबना थी कि जिस चेतना और आत्मा के दर्शन पर उन्होंने जीवन भर लिखा, अंत में उनका अपना शरीर और मस्तिष्क ही उनका साथ छोड़ रहा था। फिर 17 अप्रैल 1975 को 86 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। लेकिन डॉक्टर राधा कृष्णन की विरासत उनके भौतिक शरीर से कहीं ज्यादा विशाल और अमर है। उन्हें 1954 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1963 में उन्हें ब्रिटिश रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट की मानद सदस्यता दी गई, जो एक दुर्लभ सम्मान है। उन्हें साहित्य के लिए 16 बार और शांति के लिए 11 बार, कुल 27 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। हालांकि उन्हें यह पुरस्कार कभी नहीं मिला। उनकी लिखी किताबें आज भी दर्शन शास्त्र के छात्रों के लिए मौलिक ग्रंथ हैं, लेकिन शायद उनकी सबसे बद्धी और सबसे अनोखी विरासत 5 सितंबर का दिन है। दुनिया के इतिहास में शायद ही कोई ऐसा नेता होगा जिसके जन्मदिन को उसके देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता हो। यह सम्मान किसी कानून या आदेश से नहीं आया, बल्कि उनके अपने विनम्र अनुरोध से पैदा हुआ। यह इस बात का सबसे बद्धा प्रमाण है कि दुनिया के लिए वे भले ही राष्ट्रपति या दार्शनिक रहे हों, लेकिन अपने दिल में वे हमेशा एक शिक्षक थे। तिरुत्तनी के एक छोटे से गांव के उस लड़के से जिसने संयोग से दर्शन शास्त्र की किताबें उठाई थीं, उस वैश्विक दार्शनिक तक जिसने दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं को इंसानियत का पाठ पढ़ाया, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जीवन ज्ञान की शक्ति का एक असाधारण प्रमाण है। उन्होंने कभी कोई युद्ध नहीं लड़ा, पर उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े युद्ध, अज्ञानता और नफरत के खिलाफ पूरी जिंदगी लड़ा। उनका पूरा जीवन इस विश्वास का प्रतीक था कि शिक्षकों को देश का सबसे अच्छा दिमाग होना चाहिए। वो एक राष्ट्रपति बने, लेकिन दिल से हमेशा एक शिक्षक रहे। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि असली ताकत ज्ञान में है।
और सबसे बड़ा पद गुरु का होता है। एक ऐसा गुरु जिसका पढ़ाया हुआ पाठ समय की सीमाओं से परे होता है। तो आइए इस टीचर्स डे पर हम सब अपने अपने गुरुओं को दिल से प्रणाम करें और उन्हें धन्यवाद कहें, क्योंकि उन्हीं की मेहनत और मार्गदर्शन से हम आज जो हैं वह बन पाए हैं। याद रखिए, राष्ट्र की नींव किसी बड़े भवन से नहीं बल्कि एक अच्छे शिक्षक के हाथों से बनती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल।